हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का हमारा 3rd अध्याय मानव व्यवहार के आधार। तो इस लेसन में क्या बताया गया है हमें जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा विकासवादी परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या है कि विकास की डेफिनेशन को समझाया गया है कि विकास क्या है। तो बात कर लेते हैं हम। विकास का तात्पर्य क्रमशः एवं कर्मिक जैविक परिवर्तनों से है, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में जितने भी प्रकार के परिवर्तन जो हमें देखने को मिलते हैं उन्हें विकास का दर्जा दिया जाता है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर और जो है वृद्धावस्था तक चलती रहती है। ओके। और इसमें क्या बताया गया है, जो किसी प्रजाति के पूर्ववर्ती प्रारूपों में पर्यावरण की परिवर्तन होती हुई अनुकूलन की आवश्यकता के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी कि इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी प्रजाति हो सकती है जो अपने पर्यावरण में जो है उन्हें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और जो प्रजातियां हैं या व्यक्ति है कोई भी अपने पर्यावरण में परिवर्तनों के अनुकूलन बना लेता है, जिससे अनुकूलन कर लेता है उन परिस्थितियों से, उसे भी विकास कहा जा सकता है। ओके। और इसमें क्या बताया गया है कि विकास में जो है वो विकास में देखा गया है ये व्यक्ति में पाए जाने वाले कुछ गुण, जैसे कि बड़ा और जो है विकसित मस्तिष्क एक व्यक्ति का होता चला जाता है। 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने की क्षमता व्यक्ति में आ जाती है, और जो है संप्रेषण के लिए भाषा का उपयोग करने की क्षमता एक व्यक्ति के पास विद्यमान होती है। ओके। उसके बाद हम जान लेते हैं व्यवहार के जैविक आधार। कुछ जैविक आधार बताए गए हैं, वो देख लेते हैं कि जिस तरीके से व्यक्ति व्यवहार करता है ये उसको कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है हमारी तंत्रिका कोशिकाएं। किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को, यानी कि जितने भी प्रकार के उद्दीपक है जो हमें आसपास देखने को मिलते हैं, उद्दीपकों को विद्युतीय आवेग में परिवर्तन करने की अद्भुत योग्यता रखती है। ओके। इसके अलावा यह सूचना को विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में संग्रहण करने, संवहन करने तथा अन्य कोशिकाओं तक भेजने में निपुण होती है। ओके। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं तंत्रिकाओं के प्रकार। 2 प्रकार की तंत्रिकाएं जो है हमें बताई गई है। सबसे पहले होती है हमारी संवेदी तंत्रिकाएं और होती है पेशीय तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं किसे कहते हैं हम जान लेते हैं। क्या बताया गया है? संवेदी तंत्रिकाएं जिन्हें अभिवाही तंत्रिकाएं भी कहते हैं, सूचनाओं को केंद्रीय के केंद्र तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। ओके। इसमें क्या बताया गया है, यानी कि हमारी जितने भी प्रकार की हमें सूचनाएं जो मिलती हैं उनको संवेदी तंत्रिकाओं का ये कार्य होता है कि वह सूचनाओं को हमारे ज्ञानेंद्रिय, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने में हमारी जो है वो मदद करती है। ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेशीय तंत्रिकाओं की। इसमें क्या होता है, पेशीय तंत्रिकाएं जिन्हें अपवाही तंत्रिकाएं भी कहा जाता है, सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तक से मांसपेशियों तक ले जाती है। यानी कि जो हमारी सूचना मस्तिष्क में गई उसके बाद जो पेशीय तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो हमारे मांसपेशियों तक ले जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है प्रतिक्रिया करता है। जब सूचना उसके मस्तिष्क से मांसपेशियों में आती है तब वह किसी भी कार्य को करता है या अपने हाथ पैर हिलाता है, कोई भी जो है वो प्रतिक्रिया करता है। ओके। उसके बाद हम जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? सभी प्राणियों में मानव तंत्रिका तंत्र सर्वाधिक जटिल एवं विकसित तंत्र है। यानी कि जो जितने भी हमारे प्राणी हैं उनमें से जो तंत्रिका तंत्र है वो एक मनुष्य का सबसे जटिल है और जो है विकसित है।
यह पूरे शरीर का कमांड सेंटर होता है, यानी कि जितने भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी कार्य को किया जाता है वो डिपेंड करता है तंत्रिका तंत्र पर। तंत्रिका तंत्र उसे किसी भी कार्य को करने के लिए जो है वो प्रेरित करता है, उसे सूचनाएं पहुंचाता है कि अब उसे किस परिस्थिति में कैसा क्या कार्य करना चाहिए। ओके, जो सोचने, सीखने और याद रखने में भी मदद करता है, यानी कि सारा खेल किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं तंत्रिकाओं का। यह विशाल नेटवर्क आपके सभी अंगों, मांसपेशियों और ग्रंथियों से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि तंत्रिकाओं का जो है एक विशाल नेटवर्क हमारे शरीर में बना होता है, जो कि प्रत्येक अंगों और मांसपेशियों और ग्रंथियों से जुड़ा हुआ होता है। इसे काम करते रहने के लिए देखभाल की ज़रूरत होती है, यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से चलते रहने के लिए इसकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, ये हमारा है तंत्रिका तंत्र, कितना प्यारा है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जो है हमारा ये केंद्रक है, और फिर जो है ये द्रुमिका है, ये हमारी मांसपेशियाँ हैं, और जो है ये हमारा तंत्रिका तंत्र का जो है अंतिम सिरा है, और फिर है इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष, और ये है तंत्रिकाकाय। ये जो छोटे छोटे हैं वो तंत्रिकाकाय हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए, जो उसे प्रत्येक कार्य करने में मदद करते हैं। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया गया है हमें। स्थिति के आधार पर तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जान लेते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमें क्या बताया गया है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो कठोर हड्डी के खोल, जिसे बोल सकते हैं हम कपाल और रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र का वह कठोर भाग जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें पाया जाता है, उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु इस तंत्र के अवयव हैं, यानी कि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारे मस्तिष्क से और मेरुरज्जु के इसके दो अवयव है, यह इनसे जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ये सारे मिलके ही कोई कार्य करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। इसमें क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे समस्त तंत्रिकाएं, कोशिकाएं तथा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पूरे शरीर से जोड़ते हैं, यानी कि इस परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, बहुत सारे तंतु बने हुए होते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पूरे शरीर से जो है वो जोड़ के रखता है। ओके, परिधीय तंत्रिका तंत्र को कायिक तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित किया गया है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः अनुकंपी तथा प्रानुकंपी दो भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद है हमारा ये डायग्राम है तंत्रिका तंत्र का, कि सबसे पहले हमारा तंत्रिका तंत्र हो गया, इसके दो भाग हो गए हमारे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के हमारे दो भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इनको भी आगे बांटा गया है किस किस में, इन दोनों में पाया जाता है हमारा अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ओके, उसके बाद आता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या होता है, दो प्रकार से होते हैं, ये भी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है और इच्छिक तंत्रिका तंत्र होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को आगे दो भागों में बांट दिया, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और जो है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और जो हमारा इच्छिक तंत्रिका तंत्र है इसके भी दो भाग बना रखे हैं, संवेदी तंत्रिका और जो है प्रेरक तंत्रिका। ओके, तो इस तरीके से जो है वो हमारा एक तंत्रिका तंत्र जो है वो सब एक नेटवर्क ही है ये, जो अच्छे से सबके ऊपर जो है वो नज़र रखता है और अच्छे से सारे काम करता है। ओके, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कायिक तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या होता है, इस तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं कोशिकाएं जिन्हें कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका कहा जाता है। कपालीय तंत्रिकाएं
कपालीय तंत्रिका, कपालीय तंत्रिकाओं के 12 समुच्चय सेट होते हैं जो मस्तिष्क के विभिन्न स्थानों से निकलते हैं और उस तक पहुंचते हैं। 3 प्रकार के कपालीय तंत्रिका तंत्र होते हैं। सबसे पहले संवेदी, पेशीय और जो है मिश्रित। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरु तंत्रिकाएं। इसमें क्या होता है, मेरु तंत्रिकाओं के 31 समुच्चय होते हैं जो मेरुरज्जु से निकलते हैं और उस तक पहुंचते हैं। प्रत्येक समुच्चय में संवेदी और पेशीय तंत्रिकाएं जो है वो होती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। इसमें क्या बताया गया है, यह तंत्र उन क्रियाओं का संचालन करता है जो सामान्यतः हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती है। यह ऐसे आंतरिक प्रकारों जैसे सांस लेना, रक्त संचार और जो है लार स्राव करना और जो है उदर संकुचन और सांवेगिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की यह क्रियाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों को नियंत्रित करती है। यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या बताया गया है, इसमें क्या होता है, हमारी जितनी भी अंदरूनी क्रियाएं जो होती है, जैसे सांस लेना हो गया, रक्त स्राव हो गया, हमारा उदर संकुचन हो गया, उनका कार्यक्रम संभालती है सारा स्वायत्त तंत्रिका जो तंत्र है वो। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये है हमारा एक डायग्राम जिसमें बताया गया है प्राणुकंपी और अनुकंपी तंत्रिकाओं के बारे में। ये पूरा डायग्राम हो गया हमारा। इसमें यहाँ पे होता है हमारा मेरुरज्जु और जो है अनुकंपी गेंगालिया की श्रृंखला जो है ये पूरी जो बनी हुई है। इसमें क्या होता है, पुतलियों का संकोचन करता है। प्राणुकंपी का क्या कार्य होता है, पुतलियों का संकोचन करता है, अश्रु ग्रंथि को बाधित करता है, लार स्राव को बढ़ाता है, हृदय गति को धीमा करता है और वक्ष पेशियों को संकुचित करता है, पेट के पाचन कार्य की वृद्धि करता है और जो है आंत के पाचन कार्य की वृद्धि करता है और जो है ब्लैडर को संकुचित करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या क्या करते हैं। अश्रु ग्रंथियों को उद्दीप्त करता है और जो पुतलियों को फैलाता है, लार स्राव को बाधित करता है, पसीने में वृद्धि करता है, हृदय गति में वृद्धि करता है और जो है पक्ष पेशियों को फैलाता है, पेट के पाचन कार्य को घटाता है और जो है एड्रिनल्स का स्राव करता है, आंत के पाचन कार्य को घटाता है और ब्लैडर को बाधित करता है। ओके, तो ये हो गए हमारे प्राणुकंपी और अनुकंपी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं मस्तिष्क और व्यवहार। आपका एक टॉपिक है मस्तिष्क के बारे में भी बताया हुआ है। इसमें क्या होता है, यह व्यस्त मस्तिष्क का भार लगभग 1.36 kg तथा इसमें लगभग 100 अरब तंत्रिकाएं कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ओके, और जो है मस्तिष्क की जो संरचना है उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। ओके, तो इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। ये हमारा मस्तिष्क का पूरा डायग्राम है। इसे जो है वो चेतक कहा जाता है। ये यहाँ पे हमें जो ये दिख रहा है ये हमारा चेतक है और ये यहाँ पे हमारी जो है वो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ये मेरुरज्जु है जो तंत्रिका तंत्र, आपको बताया ना पहले कि मेरुरज्जु से जुड़ी होती है तंत्रिका तंत्र, वो यहाँ से जाती है। ओके, उसके बाद जो है ये हमारा अनुमस्तिष्क है, यानी कि जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। देखो ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है, ये भी इसके जैसा ही। ओके, फिर इसमें जो है यहाँ से जो है वो पाए जाते हैं मध्य मस्तिष्क, सेतु, मेडुला अम्बाला गाटा। ओके, और ये जो है पीनियल ग्रंथि है और ये हो गया हमारा जो है परम मस्तिष्क। ये पूरा जो है परम मस्तिष्क, ये वलकुट जिसे कहा जाता है, जो हमारा ये है पूरा ये परम मस्तिष्क, ये वलकुट है। ओके, तो ये आप अच्छे से देख लियो कैसे बना हुआ है।
इसकी संरचना। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अंतःस्रावी तंत्र की। इसमें क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र ऊतकों मुख्यतः ग्रंथियों से बना होता है जो हार्मोन्स बनाते और छोड़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है? हार्मोन्स को कंट्रोल करना, बनाना और छोड़ना। ओके, हार्मोन्स जो है ऐसे रसायन होते हैं जो आपके रक्त के माध्यम से आपके शरीर के विभिन्न कार्यों का संवहन करते हैं। ओके, इसमें जो है ये यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देख लेते हैं। ये हमारी यहाँ पे पीयूष ग्रंथि होती है और जो है अवटु ग्रंथि यहाँ पे होती है हमारी गर्दन के पास, और जो है ये हमारा अग्नाशय हो गया, और जो है अर्धवृक्क ग्रंथियाँ इधर होती है, और जो है डिब ग्रंथियाँ ये होगी हमारी, और जो है शुक्र ग्रंथियाँ ये यहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, ये स्त्रियों में पाई जाती है और ये पुरुषों में पाई जाती है। ये जो है 5 प्रकार की हमारी होती है: पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय और जो जनना ग्रंथि। ओके, तो ये आप डायग्राम के ही अनुसार जो है वो समझ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आनुवांशिकता, जीव एवं व्यवहार। इसमें क्या होता है? अपने पूर्वजों के उत्तराधिकार से प्राप्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। यानी कि जो हमारे पूर्वों के जो उत्तराधिकार हैं से प्राप्त हमें जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जो मिलती हैं उनका अध्ययन हमारा आनुवांशिकता कहलाता है। और इसमें क्या बताया गया है? आनुवांशिकी जीव और आनुवांशिकता का वैज्ञानिक अध्ययन है जो हमारी आनुवांशिकी की सामग्री में परिवर्तन, स्वास्थ्य और बीमारी को कैसे योगदान करते हैं। ओके, आनुवांशिकता ऐसी पीढ़ी माता पिता से दूसरी पीढ़ी संतान तक जिसके माध्यम से लक्षणों और विशेषताओं का स्थानांतरण होता है। यानी कि आनुवांशिकता किसे माना गया है? हमारे माता पिता से जो हमें गुण मिले हैं वो ही एक प्रकार से आनुवांशिकता है। जो विशेषताएं मिली है, कद का छोटा बड़ा, रंग काला भूरा होना, आँखों का आकार हो गया, हमारा मस्तिष्क की जो है वो पावर होगी, वो सब हमारे माता पिता से जो लक्षण जो विशेषताएं हमें मिलती हैं वो एक तरीके से आनुवांशिकता कहलाती है। ओके, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो स्थानांतरित होती रहती है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुणसूत्रों की। इसमें क्या होता है कि ये सूक्ष्म धागे जैसी संरचना है जो प्रोटीन से बनी होती है और यह जानवरों, मनुष्यों और पौधों की प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। यानी कि गुणसूत्र क्या होते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों, मनुष्यों में सब में पाई जाती है केंद्रक में, और जो संरचना प्रोटीन से बनी हुई होती है ये संरचना। ओके, मनुष्य में गुणसूत्रों के जो है 23 जोड़े पाए जाते हैं। जीन आनुवांशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक शारीरिक इकाई है। ओके, ये जीन जो है वो ये वर्ड है। ओके, जीन आनुवांशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई को माना गया है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सांस्कृतिक आधार, व्यवहार का सामाजिक सांस्कृतिक निरूपण। क्या बताया गया है? संस्कृति के संप्रत्यय को जान लेते हैं। क्या है संस्कृति का संप्रत्यय? पर्यावरण के मानव निर्मित भाग से है। यानी कि एक ऐसा पर्यावरण जो मानव के द्वारा बनाया गया है अपने आसपास। इसमें बहुत से लोगों के व्यवहार के साथ साथ हमारे अपने व्यवहार भी विभिन्न उत्पाद सम्मिलित हैं। क्या होता है? ये उत्पाद भौतिक वस्तुएं तथा औजार, मूर्तियां, विचार यथा श्रेणी मानक और सामाजिक संस्थान यथा परिवार, स्कूल हो सकते हैं। ओके, और इसमें क्या बताया गया है आगे हम देख लेते हैं। संस्कृति है क्या? संस्कृति उन लोगों के व्यवहारात्मक उत्पादों को सम्मिलित करती है जो
हमसे पहले आ चुके हैं, यानी कि जो लोग हमसे पहले जो है वो जिसे कह सकते हैं हम, हमारे जो पीढ़ी है, जो पहले भी पूर्वज लोग जो हैं, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ी होती है हमारी संस्कृति। जैसी वो पहले से अपनाते आ रहे हैं उसी में हमें ढलना पड़ता है, हम एकदम से कुछ चेंज नहीं ला सकते हैं। ओके, यह मूर्त या अमूर्त दोनों उत्पादों के बारे में इंगित करती है जो किसी न किसी रूप से पहले रह चुके होते हैं। ओके, और इसमें क्या बताया गया है आगे, अतः जैसे ही हम जीवन शुरू करते हैं संस्कृति वहाँ पहले से जो है वो उपस्थित रहती है, उसी में हमें ढलना पड़ता है। ओके, और इसमें क्या है कि इसमें कुछ मूल्य होते हैं जो प्रकट किए जाते हैं और उनको प्रकट करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है जरूर। ओके, फिर हम देख लेते हैं संस्कृति एवं समाज। इसमें क्या बताया गया है, समाज लोगों का ऐसा समूह है जिसकी एक सीमा होती है और एक सामान्य भाषा होती है। यानी कि समाज क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसकी एक अपनी भाषा होती है, अपनी जो है एक सीमा होती है, उसे समाज कह सकते हैं। संस्कृति एक बड़े एरिया को कवर करती है, समाज एक छोटे एरिया को कवर करता है। ओके, प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, यह संस्कृति ही है जो एक समाज को एक दूसरे समाज के मनुष्यों के व्यवहार को निरूपित करती है। ओके, और इसमें क्या बताया गया है, एक समाज से दूसरे समाज में जो विविधताएं होती है उन्हीं को जो है संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक हमारा टॉपिक आता है संस्कृतिकरण। किसे कहा गया है, संस्कृतिकरण उस प्रकार के व्यवहार के अधिगम को कह सकते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष और सुविचारित शिक्षण के होता है। ओके, इसमें क्या बता दिया कि संस्कृतिकरण जो है उस प्रकार के अधिगम को कहते हैं, उस प्रकार के सीखने को कहते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष और सुविचारित शिक्षक के होता है। यानी कि इसमें हमें किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता है, कोई पहले से कोई विचार नहीं देखना पड़ता है, पहले से हमें जो है अचानक जो संस्कृति हमें मिल रही है, जो हमें आसानी से समझ में आ जाती है, हमारी संगति हो सकती है एक दूसरे से, कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उनसे हमने कुछ नया सीख लिया, वो हमने व्यवहार में जो है वो इस्तेमाल कर लिया, ऐसा कुछ जिसमें किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सुविचारित शिक्षक के होता है। और इसमें क्या होता है, संस्कृतिकरण में क्या बताया गया है, भारत में देखा जाने वाला विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन है। इसका मतलब यह है जिसमें जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर स्थित जातियां ऊंचा उठने का प्रयास करती है। ऐसा करने के लिए क्रिया प्रभावी जातियों के रीति रिवाज, संस्कृति तथा प्रचलनों को अपनाती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं समाजीकरण की। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल और शील गुण अर्जित करते हैं जो उन्हें समाज और समूह के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने के योग्य बनाते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं, माता पिता, समूह हो गया, विद्यालय और जो संचार का प्रभाव। समाजीकरण में क्या बताया गया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जो है ज्ञान, कौशल और शील गुण जो होते हैं, जो उसे अपने माता पिता से, पड़ोस से, संचार माध्यम से, विद्यालय से जो उसके अंदर अर्जित होते हैं, जो उन्हें समाज और समूह के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने के योग्य बनाते हैं, वो होता है हमारा समाजीकरण। समाजीकरण के जो कारक हो गए, ये माता पिता, जन समूह, विद्यालय, जनसंचार का प्रभाव, ये एक व्यक्ति के समाजीकरण को, उसके व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ओके, तो उसके बाद है हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक पर संस्कृति ग्रहण। इसमें क्या होता है,
पर संस्कृति ग्रहण का तात्पर्य दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क के फलस्वरूप आए हुए सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से है। यानी कि इसमें क्या होता है, पर संस्कृतिकरण, यानी कि हमारी संस्कृति को छोड़ के हम किसी दूसरी संस्कृति की कॉपी कर रहे हैं, उनकी विशेषताओं को, उनके गुणों को, उनकी आदतों को अपनाना, उसे कहते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से है, उसे कह सकते हैं। जो होती कब है, जब हम दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क में आते हैं। ओके, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति उस समूह या समाज के सांस्कृतिक मानदंडों को आत्मसात करता है जिससे वह संबंधित है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लोग समूह के मानदंडों के आधार पर अपने कार्यों और दृष्टिकोण को बदलना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये होता है आज का हमारा लेसन कंप्लीट। इस लेसन के नोट्स एंड पीडीएफ्स आपको इसी चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।